एक 16 साल की लड़की पर 21 बार चाकू मारा गया, 3 बार मुंह पर और पेट पर लात मारी गई, 5 बार बड़े पत्थर से उसके मुंह को कुचला गया। ये सब कुछ वहाँ पर करीब 10 मिनट तक खुलेआम सबके सामने सड़क पर होता रहा और इस वारदात को 17 लोगों ने होते हुए देखा, लेकिन इसे उन लोगों की बुज़दिली कहे या बेशर्मी, किसी ने भी कातिल को कत्ल करने से नहीं रोका। दिल्ली में नाबालिग लड़की साक्षी की हत्या में सनके साहिल गिरफ्तार, यूपी के बुलंदशहर से। दिल्ली की साक्षी के लिए इंसाफ की मांग लगातार तेज होती जा रही है। पुलिस को आरोपी साहिल की 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। पुलिस उन सारी बातों को अच्छी तरह कोरैबोरेट करना चाहती है जो साहिल ने पुलिस के सामने अभी तक बताई। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की क्राइम वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। 28 मई 2023 की रात 8:45 पर दिल्ली में एक 16 साल की लड़की को मार दिया गया और इस लड़की को किसी बंद जगह पर या कमरे में या किसी कोने में नहीं मारा गया, बल्कि एक चलते फिरते रास्ते एक गली में कई लोगों के सामने मारा गया। मैंने जब इस मर्डर की फुटेज को देखा था तो मैं अंदर तक सिहर गया था। मुझे यकीन करने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि ये वाकई में सच्ची घटना है, जैसा हकीकत में हुआ है। एक लड़का बेरहमी से एक लड़की को चाकू और पत्थर से मारता रहता है और पास से गुजरने वाले बेशर्म लोग किसी तमाशे की तरह तमाशबीन बनकर उस लड़की के कत्ल को देखते रहते हैं। दोस्तों, हम सारी उम्र कुछ भी करने से पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये वही लोग थे जिन्होंने कुछ नहीं कहा और सब कुछ होने दिया। ये सब देखने के बाद एक सवाल मन में बार बार आ रहा था कि अगर उस लड़की की जगह मरने वाला इनका कोई अपना होता तो क्या तब भी ये लोग इसी तरह से खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं या फिर बीच में पड़कर उसकी जान बचाते हैं। तो ये केस शुरू होता है दिल्ली के शाहबाद देरी इलाके में रहने वाले साहिल से। साहिल की उम्र अभी 20 साल है और ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। अगर हम साहिल के नेचर की बात करें तो साहिल पूरी तरह से आवारा लड़का है। गाली गलौज करना, नशे करना, लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आना, यही सब साहिल का नेचर है। अपने शौक मौक और खर्चे पूरे करने के लिए साहिल एसी और फ्रिज की रिपेयरिंग का काम करता है और आसपास के इलाके में घरों में जाकर वो चीज़ों को ठीक करने का काम भी करता है। अब इसी शाहबाद डेरी इलाके में साहिल की मुलाकात होती है साक्षी दीक्षित नाम की एक 16 साल की लड़की से। अब साहिल और साक्षी दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके बाद इन दोनों में दोस्ती होती है, फिर मुलाकातें होती है और फिर प्यार भी हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, दोनों के शौक भी एक जैसे थे और दोनों साथ में घूमने भी जाया करते थे। जल्दी साक्षी साहिल के साथ कंफर्टेबल हो जाती है और एक दिन वो साहिल को बताती है अपने पास्ट के बारे में, यानी कि प्रवीण कुमार के बारे में, जो कि साक्षी का एक्स बॉयफ्रेंड था। प्रवीण और साक्षी के बीच काफ़ी गहरा रिलेशन था, वो दोनों काफ़ी टाइम से एक साथ में थे और साक्षी के घर वालों को प्रवीण के बारे में सब कुछ मालूम था। साक्षी जब प्रवीण के साथ रिलेशनशिप में थी तब उसकी उम्र करीब 13 या 14 साल के आसपास की रही होगी। और तो और साक्षी ने प्रवीण के नाम का अपने हाथ पर टैटू भी बनवा रखा था, लेकिन बाद में कुछ रीजंस के चलते साक्षी ने प्रवीण के साथ ब्रेकअप कर लिया था। अब ये सब जानने के बाद साहिल को थोड़ा बुरा तो लगता है, मगर वो इसे साक्षी का पास्ट समझकर बुला देना चाहता था, क्योंकि साहिल साक्षी से बहुत प्यार करता था और हमेशा उसके साथ रहना चाहता था, ऐसा साहिल का कहना है। खैर, इसके बाद ये दोनों अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने लगे और फ्यूचर में साक्षी से शादी करने का भी प्लान साहिल का था। लेकिन इससे पहले कि इनका रिलेशन और फलता और फूलता, शायद इस रिलेशन को किसी की बुरी नजर लग गई। ये बात है इसी साल 2023 के मई महीने के शुरुआती दिनों की। अचानक साहिल को पता चलता है कि साक्षी और प्रवीण के बीच फिर से बातें होने लगी हैं, क्योंकि प्रवीण साक्षी को मैसेज करता है और कहता है कि बात करनी है। साक्षी अपने फ्रेंड नीतू को इस मैसेज के बारे में बताती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं। ये पता चलते ही साहिल का दिमाग खराब हो जाता है और जल्दी से वो साक्षी से इस बारे में बात करता है। साक्षी उसे बताती है, हाँ, हमारी बातें चैट पर हो जाती है, मगर सिर्फ एक दोस्त के तौर पर। दोस्ती से बढ़कर हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए तुम परेशान मत हो, क्योंकि प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे ही करती हूँ। अब ये सब कुछ सुनने के बाद साहिल अपने आपे से बाहर हो जाता है। उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है कि मेरी जिए किसी और लड़के से बात कैसे कर सकती है, और ऊपर से वो लड़का जिसके नाम का टैटू आज तक उसकी बॉडी पर है। तो अब साहिल साक्षी को धमकाने लगता है और वो साक्षी से कहता है कि तुम
प्रवीण से बिल्कुल बात नहीं करोगी और ना ही तुम उसके मैसेज का रिप्लाई करोगी और आज के बाद ना तुम उससे कभी मिलोगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। उसका ये रवैया देखकर साक्षी काफी डर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि साहिल अपने पास्ट में काफी ज्यादा वायलेंट रह चुका है। तो अब यहीं से साक्षी साहिल से दूरियां बनाने का सोच लेती है। साहिल से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देती है और साहिल को इग्नोर करना शुरू कर देती है। इधर साहिल साक्षी से मिलने के लिए हर तरह की कोशिश करता है। वो हर जगह उसे तलाशता है, वो उसे कॉल करता है, मैसेज पर मैसेज करता है, लेकिन साक्षी उसके मैसेज का एक भी रिप्लाई नहीं देती है कि उसे साहिल के साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद तो साहिल और भी ज़्यादा पागल हो जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी कि साक्षी उसे छोड़कर प्रवीण के पास चली गई। इधर साहिल का टॉर्चर सहते सहते साक्षी भी तंग आ चुकी थी और उसे डर भी था कि साहिल उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। अब इसी डर के चलते साक्षी पूरी बात अपनी एक फ्रेंड को बताती है जिसका नाम था आरती। साक्षी आरती से कहती है कि मैं साहिल से सारे रिश्ते तोड़कर वापस प्रवीण के पास जाना चाहती, क्योंकि साहिल एक सही लड़का नहीं है। लेकिन साहिल से मुझे बहुत डर लग रहा है, उसके सिर पर बहुत खून सवार है और वो कुछ भी कर सकता है। साक्षी की बातें सुनकर आरती उसे अपने एक रिलायबल दोस्त झबरू के पास ले जाती है। झबरू, ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे ये कहानी में एक बहुत ही अहम किरदार निभाने वाला है। झबरू जो कि उसी इलाके में रहता है और वो इस एरिया के सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहने वाला एक दबंग लड़का है। तो झबरू के पास जाकर साक्षी उससे मदद मांगती है और साहिल के बारे में पूरी कहानी झबरू को बता देती है। झबरू को भी ये बात नाक पर लगती है कि उसकी सोसाइटी, उसकी एरिया की लड़की को कोई लड़का परेशान कर रहा है। अब झबरू साक्षी से कहता है कि तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ, आराम से रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और रही बात साहिल की, तो साहिल को तो मैं अच्छे से देख लूंगा। इसके बाद 27 मई को झबरू मुलाकात करता है साहिल से और उसे बड़े अच्छे से समझाता है कि देख बेटा, तू साक्षी का पीछा छोड़ दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर आइंदा से तुमने साक्षी को परेशान किया तो पता भी नहीं चलेगा कि शाहबाद डेरी इलाके से साहिल खान कहाँ गायब हो गया। काफी अच्छे से साहिल को हड़काने के बाद झबरू वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद साहिल के दिमाग में काफी कुछ चलने लगता है। अब साक्षी साहिल को व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज करती है और कहती है बहुत बदमाश बन रहा था, निकल गई सारी बदमाशी। बस यही साक्षी की सबसे बड़ी गलती थी। अब साहिल का गुस्सा साक्षी के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो सोचता है कि इससे पहले झबरू उसके साथ कुछ गलत करे, क्यों ना मैं सारे फसाद की जड़ को ही खत्म कर दूं, जिसकी वजह से झबरू ने उसे धमकी दी है। यानी कि 27 मई को ही साहिल सोच लेता है कि बस अब बहुत हो गया, अब साक्षी को मार कर ही उसकी कहानी खत्म करनी पड़ेगी। अब यहीं से साहिल साक्षी को कत्ल करने के लिए सही वक्त और मौके की तलाश में लग जाता है। साक्षी जो कि पिछले कुछ दिनों से अपनी एक बचपन की फ्रेंड्स नीतू के घर पर ही रह रही थी। दरअसल कुछ साल पहले नीतू की शादी हो चुकी थी और उसका एक छोटा सा बेटा भी है। कुछ दिन पहले ही नीतू के हस्बैंड को पुलिस ने किसी वजह से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके चलते नीतू अपने बच्चे के साथ घर में अकेली रहती थी। अब क्योंकि नीतू साक्षी की बचपन की फ्रेंड्स है और नीतू का घर भी साक्षी के घर के पास ही है, इसीलिए साक्षी अपने फ्रेंड को सहारा देने के लिए उसके घर पर ही रह रही, ऐसा साक्षी का कहना है। लेकिन साक्षी के माँ बाप बताते हैं कि हम साक्षी को जब भी साहिल से बात करने, उससे मिलने जुलने को मना करते थे तो वो घर से चली जाती थी और कई दिनों तक नीतू के घर पर ही रहती थी। अब 28 मई 2023 को नीतू के बेटे का बर्थडे था, जिसे शाम को सेलिब्रेट करना था। इसीलिए साक्षी और आरती नीतू के घर से मार्केट की ओर निकल जाती हैं। इधर जो साहिल था वो साक्षी को कत्ल करने के लिए बस एक मौके की तलाश में था, क्योंकि कल 27 मई को ही झबरू ने उसे धमकाया था। साहिल को साक्षी के बारे में पूरी खबर थी कि वो नीतू के घर पर है और नीतू के बेटे का बर्थडे है और इसके लिए वो लोग मार्केट भी जाएंगे। तो साहिल 28 मई की शाम से ही अपने साथ एक चाकू लेकर साक्षी के बाहर निकलने का वेट कर रहा था। शाम को साक्षी नीतू के घर से निकलती है और मार्केट भी चली जाती है, लेकिन साहिल अभी कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि उस वक्त साक्षी के साथ आरती भी होती है। मगर साहिल को पता था कि मार्केट से खरीदारी करने के बाद साक्षी वापस इसी रास्ते से घर आएगी, इसीलिए वो चाकू को छुपाकर साक्षी के वापस आने का इंतजार करने लगता है। अब रात के करीब 8:45 बजे साक्षी मार्केट से वापस आती है
और आरती उसे गली में ही छोड़कर अपने घर निकल जाती है। साक्षी जब नीतू के घर जाने के लिए आगे बढ़ रही होती है तभी गली में उसका सामना होता है साहिल से। साहिल को देखते ही साक्षी काफी डर जाती है और तुरंत ही दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। इसी झगड़े के दौरान साहिल अपना चाकू निकालता है और उस चाकू से साक्षी के ऊपर एक के बाद एक कई सारे वार करता है। साक्षी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन साहिल के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था उसके आगे वो कुछ भी नहीं कर पाती। सबसे पहले साहिल साक्षी को लात मारकर दीवार से लगा देता है, फिर चाकू से वार करके उसके पूरे जिस्म को लहूलुहान कर देता है। साक्षी चिल्लाती है, मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। लेकिन इतने पर भी साहिल का मन नहीं भरता तो वो पास में ही पड़ी हुई पत्थर की सिल्ला को उठाता है और इस पत्थर से मार मार कर साक्षी के चेहरे को कुचल देता है। अब इस पूरे क्राइम सीन के दौरान सबसे हैरान और शर्मसार करने वाली बात ये थी, जब साहिल साक्षी को बुरी तरह से मार रहा था तो उसके पास से करीब 17 लोग गुजरते हैं और इन 17 लोगों में से किसी ने भी साहिल को रोकने की कोशिश तक नहीं की। सब लोग इस तरह से क्राइम सीन को देखते हुए जा रहे थे जैसे किसी मदारी का तमाशा चल रहा हो। साक्षी को पूरी तरह से खत्म करने के बाद साहिल वहां से भागता नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के सामने सीना चौड़ा करके आराम से वहां से टहलते हुए चला जाता है। अब साहिल वहां से निकल तो जाता है, लेकिन उसे पता था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, क्योंकि इन दोनों के झगड़े के बारे में साक्षी के फ्रेंड्स को और झबरू को सारी कहानी पता थी। साहिल वहां से भागकर दिल्ली के रिठाला में पहुंच जाता है, जहां पर वो साक्षी के खून से सना हुआ चाकू निकालता है और उस चाकू को एक सुनसान जगह पर फेंक देता है, जिससे कि पुलिस को कोई भी सबूत ना मिले। और फिर वहां से बस स्टैंड जाता है, बुलंदशहर की बस पकड़ता है और अपनी बुआ के घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उससे पहले साहिल अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रास्ते में ही फेंक देता है, क्योंकि उसको पता था कि उसके मोबाइल की वजह से पुलिस उसके लोकेशन को ट्रेस कर लेगी। अब रात के करीब 2 बजे साहिल अपनी बुआ के घर पहुंचता है और वहाँ सभी लोगों को बताता है कि मैं एक दोस्त की शादी में आया हूँ, घर जाने में मुझे देर हो गई, इसीलिए मैं यहाँ पर चला आया। इसके बाद साहिल अपनी बुआ के घर पर ऐसे चैन से सोता है मानो उसने कुछ किया ही ना हो। इधर सुबह को ये खबर टीवी पर हर एक न्यूज चैनल पर दिखाई दे रही थी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका था, पुलिस को कत्ल करता हुआ कातिल भी दिखाई दे रहा था। अब तुरंत ही पुलिस साहिल के घर पहुंचती है और घर पे पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस साहिल का फोन ट्राई करती है तो फोन भी स्विच ऑफ आता है, जिसके बाद पुलिस को समझ में नहीं आता कि साहिल को कहाँ ढूंढा जाए। तब दिल्ली पुलिस सबसे पहले एक काम करती है कि साहिल के घर पे जितने भी मोबाइल है उन सभी मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा देती है और ट्रेस करने लग जाती है। 29 मई 2023 को करीब सुबह के 10 बजे के आसपास साहिल के पापा के मोबाइल पर एक फोन आता है और ये फोन साहिल की बुआ का ही था। फोन पर साहिल की बुआ अपने भाई यानी साहिल के पिता से कहती है कि रात के करीब 2 बजे के आसपास साहिल मेरे घर पर आया था, वहाँ पर सब खैरियत तो है ना। इतना सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि साहिल बुलंदशहर में है। फौरन ही दिल्ली पुलिस की एक टीम बुलंदशहर के लिए निकल जाती है और दोपहर के करीब 1 बजे साहिल की बुआ के घर पहुंच जाती है। साहिल अपनी बुआ के घर बेफिक्र होकर आराम कर रहा था। पुलिस को देखते ही साहिल चौंक जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कहीं पर भाग पाता, पुलिस उसे धर दबोचती है। अब साहिल को गिरफ्तार करके बुलंदशहर से दिल्ली लाया जाता है, जिसके बाद सख्ती के साथ उससे पूछताछ की जाती है। शुरुआती पूछताछ के दौरान ही पुलिस के सामने साहिल अपनी पूरी कहानी सुनाने लगता है और कहानी यही थी जो कि आप जान चुके हैं। तो फिलहाल साहिल पुलिस कस्टडी में है, जहां पर उससे और भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने वो चाकू भी बरामद कर लिया है जिसे साहिल ने रिठाला में फेंक दिया था। तो अब साहिल को सजा मिलेगी, ये बात तो तय है, लेकिन इसमें कितना वक्त लग जाएगा ये बात देखने वाली होगी, क्योंकि इंडियन सिस्टम के बारे में तो आपको पता ही होगा। मगर मेरे दिमाग में अभी भी वही बात आती है जहाँ सब लोगों के सामने एक लड़की का कत्ल हो जाता है और लोग तमाशा देखते रहते हैं। ये केस कोई पहला और आखिरी केस नहीं है जिसमें समाज का ऐसा रूप देखने को मिला है। इससे पहले भी ऐसे कई केसेस हो चुके हैं और शायद आगे भी होते रहेंगे। हमें ये चीज़ अच्छे से समझना चाहिए कि हर जगह हर घर में पुलिस का होना पॉसिबल नहीं है। कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी बनती हैं कि अगर हमारे सामने कोई क्राइम होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो जितना हमसे बन पड़ता हो उतनी मदद करके दिखाएं। तो ये थी साक्षी की दर्दनाक कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। जय हिंद। वीडियो को लाइक करने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें ताकि मैं अगली वीडियो में आपको शाउट आउट दे सकूं।